हमारी आज की कहानी है औरत का आत्मसम्मान। सुबह का समय था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से लेकर घर के हर कोने में चरचराहट कर रही थी। रसोई में अदरक वाली चाय की भीगी भीगी खुशबू, गर्मा गर्म मटर की कचौरी की महक पूरे घर में फैल रही थी। बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी और रोशनी रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। उसके हाथों की गर्माहट और रसोई में सिमटा आरामदायक माहौल बाहर की ठंडक से बिल्कुल विपरीत था। तभी अचानक कमरे से एक तेज गुस्से भरी आवाज ने पूरे घर का सुकून चीर दिया। रोशनी, रोशनी, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आओ। आवाज इतनी कड़क और तल्ख थी, उसका दिल सहम उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी कचौरी सेक कर कढ़ाई से उतारी, गैस बंद की और हाथ पहुंचते हुए कमरे की तरफ भागी। उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वह फिर से गरज उठा, रोशनी, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? जी क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी पहली आवाज में ही मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। कहते हुए राजेश ने अपनी शर्ट उठाई, रोशनी की तरफ फेंकते हुए बोला, आज मुझे यह शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है, इसे अच्छे से इस्त्री कर दो। रोशनी ने जल्दी से राजेश की शर्ट उठाई और इसे इस्त्री करने लगी। तभी बाथरूम में राजेश की आवाज आई, अरे रोशनी, तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। रोशनी इस्त्री छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया लेने दौड़ी। बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने तौलिया अंदर बढ़ाया। ये लो, यह भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? राजेश ने खींचते हुए तौलिया झटका। रोशनी इस्त्री करने के लिए पलटकर जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगी तो पैर से पलंग के कोने की टक्कर लग गई। दर्द के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कराहते हुए पैर को सहलाया, फिर तुरंत शर्ट पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी नजर शर्ट पर पड़ते ही वह सन्न रह गई। शर्ट का एक हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? रोशनी के होंठ फड़फड़ाने लगे। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और राजेश बाहर आ गया। मेरी शर्ट तैयार है? उसने गुस्से से पूछा। रोशनी कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे ही रोशनी ने जली हुई शर्ट देखी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुमने ये क्या कर दिया? यह मेरी फेवरेट शर्ट थी। वह गरजा, सॉरी, वह गलती से। रोशनी ने सफाई देने की कोशिश की। राजेश चिल्लाया, तुमने एक काम ठीक से नहीं होता। तभी पास के कमरे से सुमन, राजेश की बड़ी भाभी, बड़ी ही शान से अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में अजीब सी आत्मगुदा थी। अरे देवर जी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? एक शर्ट ही तो जली है और आपको तो पता ही है, इस बेचारी से कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। मैं अभी आपके भैया की शर्ट लाकर देती हूँ, आप वह पहनकर ऑफिस चले जाइए। वैसे एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी बहन से शादी की होती तो बात कुछ और होती। सुमन ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। उसकी बातों के पीछे छिपा व्यंग रोशनी के दिल में चुभ गया। रोशनी की आंखें अब पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। सुमन के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। रोशनी ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जुबान पर लाने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझसे आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना? क्या हर बात पे चिल्लाना जरूरी है? यह सुनते ही राजेश ने रोशनी की ओर घूरते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? इसमें भी गलती मेरी ही है? नहीं, मैं दोस्त नहीं दे रही, बस यह कह रही हूँ कि, रोशनी ने संभलते हुए कहना चाहा, पर राजेश का क्रोध से लाल हुआ चेहरा देखकर उसकी आवाज टूटने लगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? रोशनी के बाल पकड़ते हुए राजेश बोला। छोड़िए मुझे। कहते हुए रोशनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी उसकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए। मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार सहन करना अब मेरे बस की बात नहीं है।
रोशनी की आवाज रुआसी हो गई। राजेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना। कहते हुए उसने एक के बाद एक जोरदार तमाचे रोशनी के गाल पर जड़ दिए। थप्पड़ की आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। रोशनी कर से चकराने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोशनी, लेकिन वह खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ा 5 साल का वंश ये सब कुछ देख रहा था। जहां एक तरफ उसकी माँ सहमी हुई खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर उसने पापा की आग उगलती आंखें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वह उसे मार ही डालेगा। उसकी मासूम आंखें पिता की हरकत से डर कर दर्द से भर गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके गले से लिपट गया। पापा, आप मम्मी को मत मारो, वंश चिल्लाया। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। राजेश वंश की आवाज सुनकर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अपनी माँ की तरह बहुत बोलने लगा है तू भी। लगे हाथ आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा ही देता हूँ। कहते हुए जैसे ही अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा तो रोशनी उसके आगे आ गई। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। रोशनी ने वंश को अपने सीने से लगाते हुए लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। और कुछ देर बाद कोई दूसरी शर्ट पहनकर गुस्से में अपने बैग को उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रोशनी घुटनों के बल बैठ गई और वंश को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? वंश ने रुआसी आवाज में पूछा, लेकिन रोशनी के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। दोनों देर तक एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। रोशनी वंश को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। रोशनी की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगी। वो एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वह केवल 10 वर्ष की थी, उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी परवरिश ताऊजी और ताईजी ने की। ताईजी को उससे खास लगाव नहीं था, लेकिन बड़े ताऊजी उसका बहुत ख्याल रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोशनी एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। जल्दी ही बड़े ताऊजी ने उसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह तय कर दिया। वहीं राजेश घनश्याम जी का छोटा बेटा था। घनश्याम जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी रहते राजेश की शादी हो जाए। शादी के बाद रोशनी ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि राजेश चाहता था कि वह घर संभाले। उसने पूरी कोशिश की सबको खुश रखे, लेकिन सुमन, राजेश की भाभी, जो चालाक और स्वार्थी थी, कभी खुश नहीं हुई। सुमन ने राजेश को भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे राजेश का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताना, गुस्सा और मारपीट होने लगी। रोशनी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार अपमानित होना पड़ा। घनश्याम जी के निधन के बाद स्थिति और खराब हो गई। राजेश शराब पीकर घर आने लगा। आप इतनी देर रात क्यों आते हैं? कम से कम हमारा ख्याल तो किया करिए। एक दिन रोशनी ने हिम्मत करके कहा। क्या कहा? किस बात का ख्याल करूं मैं? राजेश ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैं घर चलाता हूँ। और तुम क्या करती हो? रोटियां पकाती हो, बच्चे संभालती हो, और मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? ये कहते हुए उसने गिलास जमीन पर फेंक दिया और रोशनी को धक्का गिराकर गिरा दिया। उस दिन रोशनी का धैर्य जवाब दे गया। उसने वंश को उठाया, कपड़े पैक किए और अपने मायके चली गई। लेकिन वहां भी चाचा ताई ताऊजी ने उसे तसल्ली देने की बजाय लौट जाने की नसीहत दी। हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। बड़े ताऊजी ने कहा, तुम्हें सब सहन करना होगा, ससुराल ही तुम्हारा घर है। ताईजी ने सख्ती से कहा। उस रात रोशनी ने छत को घूरते हुए पूरी रात बिताई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द के साथ गुस्सा भी था। अगले दिन वे वापस ससुराल लौट आई। दरवाजा खुलते ही सुमन की आवाज सुनाई दी, अरे आ गई महारानी। ताऊ ताईजी 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें? रोशनी ने कुछ नहीं कहा।
वह जानती थी कि सुमन को जवाब देना व्यर्थ है। अब रोशनी के लिए जीवन और कठिन हो गया। राजेश और सुमन दोनों अब जान चुके थे कि रोशनी को कहीं से सहारा नहीं मिलेगा। राजेश का रवैया और भी कठोर हो गया था। अब वह न केवल हर रात शराब पीकर आता, बल्कि जानबूझकर रोशनी को अपमानित करके के लिए परिवार के सामने खरी खोटी सुनाने भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन एक दिन वंश बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार में तड़पते तड़पते अपने बेटे के साथ रोशनी भी जागती रही। उसने राजेश को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझलाते हुए कहा, मुझे सोने दो, वैसे भी ये सब काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। अगली सुबह जब रोशनी ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही, तो राजेश ने साफ शब्दों में जवाब दे दिया, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर रोशनी भीतर तक टूट गई। उसने डॉक्टर के पास जाकर वंश का इलाज करवाया। अपनी इस जिंदगी को ही वह अपनी नियति मान बैठी थी और इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। लेकिन आज शर्ट जलने की बात पर जब राजेश हैवानियत पर उतर आया और जिस तरह से उसने मारपीट की, उसे देखकर वंश बुरी तरह से सहम गया था। माँ के साथ चिपका हुआ वह डर के मारे कांप रहा था। वंश की हालत देखकर रोशनी के दिल में दर्द हो रहा था। वह सोचने लगी, आखिर मैं अपने बच्चे और खुद को इस नरक जैसी जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाऊं। आज भी वही ख्याल उसके मन में घूम रहे थे। वह हमेशा गेट टुगेदर में जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन हर बार राजेश के डर से खुद को रोक लेती थी। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद गेट टुगेदर था। राजेश के जाने के बाद रोशनी ने वंश को तैयार किया और घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसकी सहेलियों से मिलने पर रोशनी के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। उसकी बेस्ट फ्रेंड अनामिका उसे देखते ही बोली, रोशनी, यह तुम हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी, अब तो चेहरे से रौनक ही गायब है। पहले तो रोशनी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब अनामिका ने नजर उसकी गर्दन और बाजुओं पर पड़े निशानों पर गई, तो वह पूछ बैठी, यह निशान कैसे है रोशनी? रोशनी झेप गई। सहेलियों के बार बार पूछने पर उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी, कैसे मैं सालों से राजेश के अत्याचार सह रही हूँ। सुनकर अनामिका की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने अपने हिटलर पति के कहने पर मान नौकरी छोड़ दी। तुम आज के जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, फिर भी इतना अन्याय सहन कर रही हो। अनामिका की बातें सुनकर रोशनी चुप रही, लेकिन उसकी एक एक बात सीधा उसके दिमाग पर चोट कर रही थी। घर लौटते समय अनामिका ने उसे अपनी गाड़ी से छोड़ दिया। जाते जाते वह कह गई, किसी भी समय ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। घर लौटने के बाद रोशनी ने राहत की सांस ली। राजेश अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। रोशनी रसोई में नाश्ता बनाने में जुटी थी। तभी राजेश कमरे से बाहर आया। वह नाश्ता करने जा ही रहा था कि अचानक सुमन कमरे में आ धमकी, देवर जी, अपनी पत्नी को काबू में रखिए, कल पूरे दिन गायब थी महारानी। सुमन ने तीखे स्वर में कहा, मुझे तो समझ नहीं आया आखिर गई कहाँ थी। ना जाने कहाँ मटर गश्ती कर रही थी। घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। इतनी छूट देना भी अच्छी बात नहीं। लेकिन देवर जी, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैं तो बस आपको बता रही थी आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। यह सुनते ही राजेश की आंखें अंगार उगलने लगी। वह तेज कदमों से रोशनी की ओर बढ़ा, जो रोटी पका रही थी। उसका मुंह दूसरी ओर था। राजेश ने गुस्से में उसके बाल पकड़कर झटके से खींचा और चिल्लाया, मुझे बिना बताए तू घर से बाहर कैसे गई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? दर्द से कराहती रोशनी ने कहा, मैं अपनी सहेलियों से। चुप, मेरी जानकारी के बिना गई कैसे? राजेश ने गुस्से में कहा, इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा। राजेश कुछ और कहता, तभी उसका मोबाइल बज उठा। ऑफिस से कॉल था। वह भूल गया था कि आज उसे जल्दी जाना है।
उसने रोशनी को झटके से जमीन पर धकेला और बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। रोशनी के मन में सवाल और दर्द उबल रहे थे, लेकिन इस बार वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी सुधारनी होगी। वह लैपटॉप लेकर बैठी, अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाले और रिज्यूम अपडेट किया। अब मैं आत्मनिर्भर बनकर दिखाऊंगी, उसने खुद से कहा। कई ईमेल भेजने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को जब जवाब का इंतजार कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही उसने देखा सामने राजेश खड़ा था, हाथ में लिफाफा लिए हुए। रोशनी ने लिफाफा लिया, अंदर जाके खोला। लिफाफे के अंदर तलाक के कागज थे। तलाक? रोशनी हांफते हुए बोली। हाँ, राजेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। और सुन ले, वंश अब मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि तू तो बेरोजगार है, उसकी देखभाल करने के लायक नहीं है। रोशनी के अंदर का गुस्सा और ममता की भावना अब एक स्वाद ज्वालामुखी बन चुकी थी। उसने अपने बेटे वंश को देखा और ठान लिया, अब मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। अगली सुबह उसने अपनी दोस्त अनामिका को फोन किया। अनामिका, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। रोशनी की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ रोशनी? अनामिका ने चिंतित होकर पूछा। राजेश मुझे तलाक देना चाहता है और वंश को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं अपने बेटे से अलग नहीं हो सकती, मुझे मदद चाहिए। अनामिका ने कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढती हूँ। उस दिन रोशनी ने घर छोड़ा। जब राजेश घर लौटा, उसने सन्नाटे में घर देखा। टेबल पर रोशनी का एक पत्र था। राजेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिताए, हर ताने हर दर्द सहा, लेकिन अब और नहीं। मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। तुम जो करना चाहो करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। रोशनी। पत्र पढ़ते ही राजेश का चेहरा लाल हो गया। वह बौखलाकर सोफे पर गिर पड़ा। मैंने तो सिर्फ धमकाने के लिए तलाक के पेपर बनवाए थे। ये रोशनी क्या कर गई? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी ने अपने आत्मसम्मान और बेटे के भविष्य के लिए नया रास्ता चुन लिया था। अनामिका ने उसे सुझाव दिया, क्यों ना तुम सोशल मीडिया पर पढ़ाने की वीडियो बनाओ, तुम्हारे पढ़ाने का तरीका बेहतरीन है। रोशनी ने यह बात गंभीरता से ले ली। उसने पूरी रात वीडियो बनाने की टेक्निक सीखी और अगले ही दिन पहला वीडियो बनाया। अब रोशनी का नया सफर शुरू हो चुका था, एक नई पहचान और एक नई उम्मीद के साथ। मन में संकोच था, क्या कोई इसे देखेगा? उसने अनामिका से पूछा। अनामिका ने हंसते हुए कहा, तू चिंता मत कर, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि लोग खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, बस धैर्य रख। कुछ ही दिनों में वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे। लोगों ने कमेंट्स भी किए। एक ने लिखा, आपका तरीका बहुत अच्छा है, प्लीज अगले टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाइए। जो तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चे का डर खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट थे, उसका कमेंट बॉक्स ही भर गया। रोशनी की आंखों में चमक लौट आई। उसने और वीडियो बनानी शुरू की और विषयों को विस्तार से समझाने लगी। दिन रात की परवाह ना करते हुए उसने मेहनत जारी रखी। एक महीने के अंदर ही हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ समय के बाद सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी से रोशनी को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उसने वंश का एक बेहतर स्कूल में दाखिला करवाया और खुद भी नए कोर्स के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर रोशनी के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। सुमन रसोई में बर्तन पटकते हुए बड़बड़ा रही थी। राजेश ने पूछा, भाभी अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तो सुमन गुस्से में पलट कर बोली, नाश्ता? हाँ, क्यों नहीं, अब मैं यहाँ सबकी नौकरानी ही तो बन गई हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ। हद हो गई, कितना काम करूँ मैं? सासू माँ ने कमरे से आवाज लगाई, सुमन, मेरी दवाई और चाय नहीं दी अभी तक? सुमन चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता, आप अपने बेटे से कहिए, मैं कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। सास ने गुस्से में राजेश को आवाज दी, राजेश देख,
क्या हो रहा है ये? कुछ करता क्यों नहीं? रोशनी को वापस बुला ले, इससे पहले कि ये घर पूरी तरह बर्बाद हो जाए। राजेश भड़क कर बोला, मैं उसे नहीं बुलाने वाला। वो खुद गई है तो अपने आप ही वापस आ जाएगी। और आप चिंता मत करो माँ, थोड़े दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं उसे खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर बाद उसकी तेज आवाज सुनाई दी, राजेश, बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। राजेश तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुमन ने उसे एक कागज थमाते हुए कहा, तलाक के कागज हैं, साइन करके भेजे हैं तुम्हारी पत्नी ने, अब भुगतो अपनी करनी। कागज देखते ही जैसे राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि रोशनी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कोर्ट में मामला पहुंचा। पहली सुनवाई में ही रोशनी ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। राजेश के वकील ने शब्दों के प्रहार करते हुए कहा, मैडम, आपने शादी से लेकर 7 साल तक कोई शिकायत क्यों नहीं की? अचानक अब तकलीफ कैसे हो गई? रोशनी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए सब सहा, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा और इस कदम के लिए मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मुझे मजबूर किया है। अगली सुनवाई में जब वंश को कोर्ट में बुलाया गया तो उसने जो कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, मम्मी बहुत रोती थी, मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। उसके ये शब्द सुनकर राजेश का चेहरा शर्म से झुक गया। अब उसके केस जीतने की उम्मीदें खत्म हो गई थी। रोशनी ने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। उसने इंस्टॉलमेंट पे एक छोटा सा घर खरीदा और अपने बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो गई। अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले राजेश का फोन आया। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, उसने कहा। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, रोशनी ने सख्ती से कहा, प्लीज आखिरी बार। राजेश ने गिड़गिड़ाया और रोशनी अनमने ढंग से मिलने के लिए तैयार हो गई। राजेश जब रोशनी के घर पहुंचा तो नेम प्लेट देखकर ठहर गया। उस पर रोशनी का घर लिखा हुआ था। घर भले ही छोटा था लेकिन बेहद सजा सवरा और स्वच्छ था। क्या बात करनी थी? रोशनी ने सीधे सीधे पूछा। रोशनी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, राजेश ने नरम स्वर में कहा। अच्छा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया तब तुम्हें मेरा और वंश का ख्याल आ रहा है? रोशनी ने तीखे स्वर में पूछा। नहीं रोशनी, मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत है। तुम्हारे बिना घर बिखर गया है, माँ बीमार है और भाभी हर रोज झगड़ा करती है। सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी वंश ने मेरे लिए कहा, उसके बाद से मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया तब तुम्हें मेरा और वंश का ख्याल आ रहा है? नहीं 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 रोशनी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह तलाक का मामला छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। और वंश के बारे में भी तो सोचो, उसे भी अपने पिता की ज़रूरत है। हाँ, सही कहा आपने, वंश को अपने पिता की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे पिता की जो उसका आदर्श बने। तुम्हारे जैसे पिता जो अपनी पत्नी का अपमान करता हो, उसे डराता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसका आदर्श कभी नहीं बन सकता। रोशनी का स्वर कठोर हो गया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ, अगर तुम लोग मुझे एक मौका दोगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो, रोशनी ने कड़वे स्वर में जवाब दिया। मौका? हर दिन तुम्हारे लिए एक मौका था राजेश, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद कर दिया। माफी का सवाल तब होता जब गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी गलती
वो जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती राजेश, और सच कहूं तो अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जा सकते हो। राजेश ने एक अंतिम नजर वंश पर डाली और भारी मन से घर के बाहर निकल गया। दोस्तों, औरत जब अपने साहस और आत्मसम्मान से आगे बढ़ती है तो वह न केवल अपनी कहानी बदलती है बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है। और जब यही बात एक माँ पर आती है तो वो दुनिया क्या भगवान से भी लड़ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।